नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन संवाद के शाम के 6 बजे के कार्यक्रम में मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों का और साथ ही जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं ऐसे सभी मेरे श्रोता दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का ये विषय है आज का कि समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर पर बुलडोजर लेकर हमला। तो आप देख सकते हैं कि कल से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक दलित सांसद समाजवादी पार्टी के उनके घर पर रामजी लाल सुमन जो कि राज्यसभा के सांसद है उनके घर पर किस तरीके से हमला हुआ है और उस हमले में करणी सेना ने न केवल हमला किया बल्कि जिसे कहते हैं छाती तान के खुलेआम उसका अपना महिमा मंडन भी किया है कि हाँ हम है हमलावर, कर लो जो करना है, बिगाड़ लो जो हमारा बिगाड़ सकते हो। तो और इससे पता चलता है कि यूपी की जो सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर किस हालात में और कितने गर्त में पहुंच चुका है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस समय पर हमलावर हमला कर रहे थे उसी समय उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आगरा के जो आगरा में यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और पुलिस मतलब हाथ पे हाथ धर के देख रही है और कहीं कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा है या कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, उनको मजबूर कर दिया गया है। और करणी सेना जो जिस तरीके से उसने नारेबाजी की है और वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए, सांसद के गेट को तोड़ने की कोशिश की और इसी झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा है उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्योंकि ये सांसद दलित समाज के हैं इसीलिए उनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। तो हालात देश के दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। ऐसे में आज हम इसी के विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे डॉक्टर आराधना भार्गव हैं, सलीम खान जी हैं, तो और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ। पर सबसे पहले मैं सलीम खान जी को ही बुलाना चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस विषय के ऊपर। जी सलीम खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी। दरअसल आजकल हम लोग इतिहास में जी रहे हैं जी जी और आगे के बजाय पीछे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। तो कल की जो घटना हुई है उसको देखने के बाद और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद मुझको वो मशहूर मुहावरा याद आ गया कि जिनके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उठाते, इसलिए कि अगर वो दूसरों पे पत्थर उठाएंगे तो खुद उनके मकान में भी उनके महल पे भी जो है वो पत्थर आएगा। तो ये जो चल रहा है औरंगजेब का मामला, इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये बात आगे बढ़ेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। देखिए कल जो हुआ उस पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा कि खुद शीशे के घर में बैठे पत्थर फेंके औरों पर, खुद शीशे के घर में बैठे पत्थर फेंके औरों पर, जख्मी लोग पुकारे भी तो तहमत आए लोगों पर। तो आजकल ऐसा है कि जो लोग दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं वही दूसरों पे तहमत भी लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो कुछ सुमन जी ने कहा वो एक इतना बड़ा ऐतिहासिक सत्य है कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप ये कहते हो कि मुसलमानों के अंदर बाबर का डीएनए है तो आपके अंदर बाबर को बुलाया किसने था? बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो फिर ये कि आपके अंदर राणा सांगा का डीएनए हो जाएगा। अब ये एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये कि करणी सेना को जोश आ गया। हालांकि उन्होंने रामजी लाल सुमन साहब ने कहा कि देखो मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, ये एक सत्य है जो मैंने कहा और मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूं, कोई माफी शाफी नहीं मांग रहा हूं।
तो सवाल ये है कि आप जब इतना बढ़ बढ़ के बोलेंगे तो आपके अंदर सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, और अगर आप सुन नहीं सकते तो बोलिए मत। तो हुआ ये कि इन लोगों ने तरह तरह के ऐलान शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि उनके चेहरे पे जो आदमी कालिक पोतेगा हम उसको 5 लाख रुपया देंगे, कोई बोलता है जो उनकी जबान काटेगा हम उसको 10 लाख रुपया देंगे। इस तरह की अहमकाना बातें ये लोग करना शुरू कर दिए। और फिर कल जो है वो ऐलान किया इन्होंने कि हम उनके घर जाएंगे। पुलिस ने आके कहा कि भाई आप लोग घर के अंदर रहिए, हम उनको निमट लेंगे, लेकिन वो झूठा वादा था। वो लोग इतनी दूर से गाड़ी की छत पर बैठ के आए, और सबसे खास बात यह है कि वो अपने साथ 2 बुलडोजर लाए। यानी जो बुलडोजर बाबा दूसरों पे बुलडोजर चलाते थे, अब उनके अनुयायी भी जो है वो लोगों पर बुलडोजर चलाने की जुर्रत दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। और पुलिस ने उन 300-400 लोगों को इतना लंबा सफर तय करके उनके घर तक पहुंचने दिया। क्या मतलब है? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अब जो है जो लोग हैं वो जमीन के अंदर या आसमान के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हिंसा वाले लोग वहां से यहां तक पहुंचे कैसे? पुलिस ने क्यों उनको इस बात की इजाजत दी? उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। क्या लोग ट्रैक्टर लेके किसी के घर पे जा रहे हैं, सांसद के घर पे जा रहे हैं, और आप जो है उनको आने दे रहे हैं? तो ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। अब ये कह रहे हैं कि साहब 14 पुलिस वाले जख्मी हो गए। हमारे महाराष्ट्र के तो सीएम बहुत बढ़ बढ़ के बोलते हैं कि जिन्होंने पुलिस पे हमला किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब इनको बख्शोगे कि नहीं बख्शोगे? और करनी सेना का वो जो मुखिया है वो जो है वो अपना वीडियो निकाल रहा है कि साहब पुलिस ने मेरी टांग तोड़ दी। तो किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए, जो अब आप जो है वो सिंपैथी का कार्ड खेल रहे हैं? मैं असल में पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। आमतौर से आजकल लोग राणा सांगा और फिर पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं सिर्फ पिछले साल का इतिहास बताना चाहता हूं, और खुद आपके गुजरात का इतिहास बताना चाहता हूं। गुजरात में पिछली साल जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला को पहली बार बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया। उससे पहले वो राज्यसभा में रहते थे और उनको मंत्री भी बनाया गया था मोदी की पहली सरकार में, और दूसरी सरकार में दोनों मर्तबा पुरुषोत्तम रूपाला को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उन्होंने पिछले साल अप्रैल में अपने एक भाषण में कहा, इत्तेफाक से वो दलितों के साथ के एक क्राउड को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब आक्रमणकारियों के साथ रोटी बेटी का संबंध तो इन लोगों ने किया, यानी राजपूतों ने किया, और अंग्रेजों के साथ भी सामने भी ये लोग झुक गए, और हमने ये नहीं किया। वो खुद पाटीदार हैं। तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया। दलितों से कहा कि आपने नहीं किया, आप और हम जो है वो सच्चे सनातनी है, और ये लोग जो है वो सच्चे सनातनी नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने जो है वो उनके साथ रोटी बेटी का संबंध किया, उनके दरबार में शामिल हो गए, और फिर जो है वो उसके बाद साहब राजपूतों ने और यही करनी सेना ने शुरू कर दिया हंगामा। अब देखा कि बीजेपी मान नहीं रही है, तो ये कहा कि कम से कम इनका टिकट काट दो, मतलब ये कि इनको इलेक्शन लड़ने मत दो। ये बीजेपी के लिए बहुत आसान था, लेकिन बीजेपी जानती है कि गुजरात का राजपूत तो उनके साथ है नहीं, बापू तो कांग्रेस के साथ है, और गुजरात में अगर इलेक्शन जीतना है तो पाटीदार समाज को साथ में रखना पड़ेगा। तो इसलिए इन लोगों ने इतना एजिटेशन किया, कहा हम पूरे देश व्यापी एजिटेशन करेंगे और हम जोहार करेंगे। इन्होंने हमारी महिलाओं का अपमान किया है और हमारी महिलाएं आग में कूद जाएंगी, और जाके गांधीनगर में बैठ गए। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी ने रूपाला को नहीं बदला। पुरुषोत्तम रूपाला ने इलेक्शन लड़ा और 8 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले। उनके सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बेचारा 2.5 लाख में ही निमट गया। 68% से ज्यादा वोट रूपाला को मिले। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो बीजेपी वाले जो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, इन्होंने खुद क्या किया? अपने कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला को क्यों नहीं हटाया?
उसको क्यों इलेक्शन लड़ने दिया? तो जब अपना राजनीतिक फायदा होता है तो फिर ये लोग सारा अपमान वपमान भूल जाते हैं, और जब दूसरे को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना होता है तो फिर जो है वो इस तरह का शोर शराबा करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में देखिए कि नागपुर में इतना कुछ कर दिया, और उसके बाद एक कॉमेडियन ने, वो कामरा ने, कुणाल कामरा ने जो है वो मंत्री के खिलाफ बोला, जो डिप्टी सीएम है, तो जा करके उसका हॉल तोड़ दिया, और जहां पे वो प्रोग्राम करता था उसको धमकियां दे रहे हैं, उसको मारने की बात कर रहे हैं। तो आपके अंदर तो जरा भी बर्दाश्त नहीं है, और आप दूसरों का जो है वो अपमान करने को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। तो जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं वो ज्यादा दिनों तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये इसीलिए किया है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में राजपूतों का जो है वो बहुत ज्यादा उनकी तुष्टीकरण किया है, और जब तक कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उस वक्त तक तो सारे राजपूत जो है वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कि अगर इसकी वजह से ध्रुवीकरण होता है और इसकी वजह से दलित समाज को ये बात महसूस होती है कि हमारे वजह से हमारे हितों के रक्षक जो है वो समाजवादी पार्टी है, और वैसे भी वो बहुजन समाज से बहन जी से नाराज हो ही रहा है, तो अगर वो फिर इधर उधर देखता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो अपनी सुरक्षा का और अपने अधिकारों की एक उम्मीद की किरण है। तो अगर बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ाएगी तो यकीनन इसमें उसका जो है वो राजनीतिक नुकसान होगा, और समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि राजपूत वोट तो पहले भी उनके साथ नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी बहुत बहुत निंदा करता हूं, बहुत खंडन करता हूं जिस तरह से इन्होंने ये व्यवहार किया है। और इससे जो योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे थे कि मैं जो है वो जरा भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस दावे की पूरी तरह से पोल खुल गई है और उनका पाखंड लोगों के सामने आ गया है। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सलीम जी। आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसके पीछे क्या साजिश है। अब साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, चाहे मुगलों ने या मुस्लिम राजाओं ने लड़ी हिंदुओं की राजाओं से, या हिंदू राजाओं ने मुसलमान राजाओं से लड़ी, या फिर मुसलमान राजाओं ने मुसलमान राजाओं से और हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं से। कहने का मतलब कि जो इतिहास की लड़ाइयां थी वो हर एक की अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाइयां क्या लड़ी गई, ना कि वो धर्म के ऊपर लड़ाइयां लड़ी गई थी। ऐसा कहीं कोई इतिहास नहीं बताता है कि धर्म के नाम पे लड़ाइयां लड़ी गई थी। हम देखते हैं कि जो हिंदू राजा थे उनके जो सिपाही हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, वह सब लोग मुस्लिम भी हुआ करते थे, सेनापति भी हुआ करते थे, और इसी तरह मुस्लिम राजाओं के भी हिंदू सिपाही सेनापति हुआ करते थे। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आराधना भार्गव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर में बुलडोजर से जो हमला हुआ उसके बारे में। जी जी रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के दलित सांसद श्री रामजी लाल सुनन के घर पर करनी सेना ने जो हमला किया, जो तोड़फोड़ की, जो पुलिस वालों को चोट पहुंचाई, जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, क्या उसकी वसूली करनी सेना से उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी? ये पहला प्रश्न मेरा है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति, एक एक पैसे की पूर्ति हम दंगाइयों से करेंगे, चाहे इसमें उनकी संपत्ति क्यों ना बेचना पड़े। तो जो बात भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में कही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी वह करनी सेनाओं की नेताओं से
जो राष्ट्र को क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति कराएंगे, क्या उनकी संपत्ति को बिकवाने का काम करेंगे, और जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, जो पुलिस अधिकारियों को चोट पहुंची है, उनके इलाज का भी पैसा क्या करनी सेना से उत्तर प्रदेश की सरकार वसूलेगी? मेरा नंबर 1 का प्रश्न। नंबर 2 जो सवाल आता है, किस गड़े मुर्दे को निकाल कर मिलेगा क्या? किस तरीके, क्या नागपुर के दंगों से ये संतुष्ट नहीं हुए? नागपुर में जो क्षति पहुंची उससे संतुष्ट नहीं हुए? क्या पूरे देश में इसी तरह से दंगा कराने की भारतीय जनता पार्टी की सोच है? आदरणीय रामजी लाल सुमन जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने जो बात कही, जो इतिहास में लिखा है, उसी को तो उन्होंने कहा, और इतिहास को तो बदला जाया ही नहीं सकता, क्योंकि राणा सांगा को जो लड़ाई थी वो हिंदू मुस्लिम की तो थी ही नहीं, वो तो अपनी सत्ता को बढ़ाने की थी। और इस लड़ाई के अंतर्गत जो बात सामने आई, वो बात आई कि भाई इब्राहिम लोधी से इन्होंने युद्ध तो बहुत सारे जीते, पर जब इनके पास सेना की कमी होने लगी, जब उन्हें ये महसूस होने लगा कि ये अकेली लड़ाई में नहीं जीत सकता, तो फिर बाबर से मदद ली। एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ये तो स्वीकार है, और बुलाया कि नहीं बुलाया इस बात को नहीं, तो भाई मुगलों को बुलाने का काम तो तुमने किया, तो रामजी लाल सुमन जी ने कौन सी गलत बात कह दी? तो जब तुम इतिहास के बड़े मुद्दों को निकालोगे तो यही सब कुछ होगा, और इसी तरह राष्ट्र को नुकसान होगा। जिन मुद्दों पर बहस होना चाहिए संसद में, उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को छेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ कि अब किसी की भी जमीन सरकार ले लेगी और कंपनसेशन भी किसान को नहीं देगी, ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार इस तरह के मुद्दों को उठाने का काम करती है और हमारे नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ करती है। इसमें जितने युवा हैं उन पर तो मुकदमा रजिस्टर होगा ही होगा, क्योंकि पुलिस वालों को मारा है, पुलिस वालों को घायल किया है, पुलिस वालों पर चोट पहुंचाई है, तो मुकदमा रजिस्टर होगा, ऐसी उम्मीद और आशा हम करते हैं। पर जितने नौजवान थे इनके जीवन से खिलवाड़ हो गया। अब ये किसी नौकरी के लायक नहीं रहे, अब ये किसी इंटरव्यू के लायक नहीं रहे। अगर कोई होनहार लड़का किसी परीक्षा में पास भी हो जाता है तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण उसकी नियोक्ता नहीं होगी। तो नौजवान को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरीके के राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर अपने कैरियर से खिलवाड़ करने से इनके माँ बाप को भी रोकना चाहिए। राणा सांगा ने 100 बार युद्ध किया, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, उसके बाद भी सत्ता की भूख कितनी बड़ी थी, यह इस बात को दर्शाता है। सुनने में तो आया है कि 22 पत्नियां थी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम तो यही समझेंगे कि जहां से आप सत्ता को हासिल करते थे वो सत्ता में वस्तु के तौर पर महिलाओं का भी उपयोग होता था, और वस्तु मानकर महिला पर भी हक जमाने का काम ऐसे राजा करते थे। परतें खुलेंगी तो बहुत सारी खुलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, वो तो बहुत कम आप बोल पाए हैं रामजी लाल सुमन जी, पर जब इतिहास हम राणा सांगा का खोल के देखेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। अपना सत्ता सुख, अपनी सत्ता को बढ़ाने का काम ही वह कर रहे थे, और उनकी सत्ता को प्राप्त करने में इब्राहिम लोधी सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचा सकता था, इसलिए उन्होंने बाबर को बुलाने का काम किया।
और इनके बीच में तो एग्रीमेंट हुआ। जब एग्रीमेंट की बातें पूरी नहीं हुई, जब राणा सांगा ने बाबर के साथ धोखा करने का काम किया, तो ये बातें इतिहास की लिखी हुई है। इतिहास को दोहराओगे तो इसी तरह का होगा। मैं अपनी बात को यही विराम दे रही हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद एडवोकेट आराधना भार्गव जी। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं किसान संघर्ष समिति की। आपने बहुत ही सही तरीके से बताया और ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि उसकी 22 पत्नियाँ थी। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो कितना अय्याश किस्म का इंसान रहा होगा, ये भी कहा जा सकता है। तो साथ ही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ पूर्व एमएलसी शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं, जो लखीमपुर खीरी से थे। और मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि वह आए और आप अपनी बात रखें। समाजवादी पार्टी से थे आप इस विषय पर क्या से देखते हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं रामजी लाल सुमन, और जिस तरीके से कल उनके घर पर उन पर हमला हुआ उसको आप किस तरीके से आकलन करते हैं, अपनी बात रखिए। जी शशांक यादव जी। धन्यवाद रत्ना जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। पार्टी की लाइन तो आज क्लियर हो ही गई है। आज धरना प्रदर्शन हुए हैं, हजरतगंज में भी पुतला फूका गया है और पार्टी के रामगोपाल जी गए, शिवपाल जी वहां पर गए और पार्टी पूरी तरीके से रामजी लाल सुमन जी के साथ खड़ी हुई है। तो वो तो है ही है। और जो पहले अभी हमारे वक्तागण जो बोल चुके हैं और बहन जी बोल रही थी कि हमारे देश का इतिहास जिसको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि साहब वो सनातन धर्म की रक्षा का इतिहास है या हिंदुत्व की रक्षा का इतिहास है, तो सबसे जो जबरदस्त जो एक लड़ाई एक मानी जाती है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की। तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, अकबर के सेनापति हिंदू होते हैं। तो बेसिकली लड़ाइयां तो राजाओं की थी। और एक संदर्भ मेरा करेक्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे इस समय इतिहास के मुझे उतना वो नहीं है करेक्ट जान, मतलब तारीखों के हिसाब से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि शायद संभवतः लॉर्ड क्लाइव ने कहा था कि जब बंगाल की वो लड़ाई जा रहे थे नवाब के पर जब कब्जा किया है, तो इतनी ज्यादा पब्लिक सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि अगर वो एक एक पत्थर भी मारते तो हम सारे अंग्रेज सैनिक चले जाते। लेकिन जनता इतनी अलूफ थी, वो दो राजाओं की लड़ाई देखती थी, वो जानती थी कि हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। और शायद हमारे यहाँ मानस में भी लिखा है कि कोई नृप होए हमें कहानी, चेरी दासी छोड़ना होई रानी करके। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट भाग्यवादी हमारे यहाँ पर है। अब एक प्रयास हो रहा है। और जो जहां तक करणी सेना की बात है, तो जो जातिवादी संगठन होते हैं उनको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दबाव की या वो राजनीति जो सड़क पर आ सके, चर्चा में आ सके। वरना तो करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गोगा, इससे पहले वाले उनकी जिनकी जयपुर में हत्या हुई थी, तमाम चीजें निकल के आई थी वहां पर कि साहब वो गैंगस्टर्स की लड़ाई थी, ये थी। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जाति संगठन जो होते हैं उनके पास भावनात्मक तरीके से जोड़ने के अलावा और कोई आधार नहीं होता है जाति संगठनों का। वो जाति गौरव के बोध को ही उठा सकते हैं, तभी कोई संगठन मजबूत हो पाता है। तो उनको एक मुद्दा मिला करणी सेना को अपने को स्टैब्लिश करने का। और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बहुत ही अफसोसजनक बात है कि सूबे का चीफ मिनिस्टर वहां पे मौजूद हो और मुझसे 1-1.5 किलोमीटर की दूर पर यह घटना हो रही है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जा रही है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां के एडिशनल एसपी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि राणा सांगा पर दिए हुए बयान की वजह से करणी सेना उत्तेजित हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। ये एक तरह का जस्टिफिकेशन है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, एक हमारे संभल के सीओ साहब, उन्होंने जो है उनके बयान तमाम आए। उसके बाद आया एक दूसरे, उनसे आगे बढ़ गया कि छतों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे।
और फिर आया बयान कि साहब अगर आपको सिवैयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी होंगी। इन सब चीजों को लेके जो अभी आपने भी देखा होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट को लेके जब एफआईआर क्वेश करने गए थे तो उन्होंने कहा कि बड़ा प्रतीकात्मक तरीके से आपने बड़ा चालाकी से पाकिस्तान और नए नए पाकिस्तान पैदा हो गए, इस तरह की शब्दावली का जो इस्तेमाल किया जा रहा है तो आज की राजनीति में बड़ी स्वाभाविक बातें हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से ऐसा लगता था कि जैसे फ्रेंडली फाइट हो रही है, बाद में पुलिस वाले घायल हुए हैं लेकिन वो आ गए और जबकि ऐलान के साथ आए उसके बावजूद पुलिस नहीं रोक पा रही है। वो तो ऐसा तो था नहीं कि रेंडमली वो कोई पहुंच गया तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले पुलिस एक मामूली तरीके से वहां पर उन लोग को रोकने के लिए बनी हुई है। ऐसा लगता था कि एक पूरा सीन कहीं ना कहीं से जो था उसको होने दिया, घटना हो रही है तो उसको होने दिया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकार का जो मौजूदा एजेंडा दरार वाला है, उस दरार वाले एजेंडे को ये पूरा कर रही है। तो मेरा अपना ये मानना है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, रामजीलाल सुमन जी एक हमारे बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और आज तक कभी भी वो हल्की बातों के लिए उनकी कभी कभी चर्चा नहीं होती। वो जब भी कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। और पार्टी की भी एक लाइन है कि भाई आप इतिहास के पन्नों को मत कुरेदो दोगे, अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। 50 लोग 50 चीजों को देखते हैं तो सबके इंटरप्रिटेशन अपने अपने आते हैं। तो जो चीजें चली आ रही है उनको बहुत ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरेदा जाएगा तो इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आने वाली हैं। और जो इसमें अफसोसजनक बात यह है कि रामजीलाल सुमन जी के संदर्भ में कहा जाता तो कोई बुराई नहीं थी एक सांसद के रूप में, लेकिन जो उनको वहां की भीड़ ने जिस तरीके से जातिगत रूप से इंगित किया, जातिगत जो नारे लगे, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो कहीं पर भी इसको एक नॉर्मल घटना नहीं बना रही है। वो ये बना रही है कि चीजें बड़ी गलत दिशा में जा रही हैं। और जो भी आराधना बहन बोल रही थी कि जो यूथ है हमारा आज की तारीख में, अगर आप अजाऊ करें तो एक घटना यहाँ से जुड़ी हुई जोड़ दूं इस संदर्भ से थोड़ा सा हट के, मैं 1 मिनट लूंगा केवल, मुझे माफ कर देंगे मेरे पैनलिस्ट। मैं अपने लखीमपुर की आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ताबड़तोड़ अभी यूथ लड़कों में 2 मर्डर हुए, 2 ग्रुप्स में अलग अलग। और आपको ताज्जुब होगा बहन जी कि इन यूथ लड़कों में जो इंटर पास बीए पास 18, 20, 22, 24 साल के थे, ग्रुप चल रहे, उनके फेसबुक पर वो अपने नाजायज हथियारों के प्रदर्शन भी कर रहे, फोटोग्राफ्स उनके लगे हुए। और सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में, मैंने बहुत पहले भी एक बार एक डिस्कशन में कहा था कि यूथ को हम लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि 18 से 25-26 साल तक का जो ये एज ग्रुप है, 9-10 जो यंग एज वाला, एक बड़ी संख्या में नशाखोरी और सट्टेबाजी की तरफ जा रहा है। उसकी तरफ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सोसाइटी का, जो भी हमारी सिविल सोसाइटी भी इग्नोरेंट बनी हुई है। और ये सट्टा बुरी तरह तक हो गया। और उसका कारण है कि मर्डर और मारपीट सिर्फ इसलिए हो रही है कि रोज रोज हिंदू मुस्लिम काट डालेंगे, मार डालेंगे। दिमाग को इतना ज्यादा यूथ के दिमाग को वायलेंट कर दिया है कि वो अपने उस दिमागी प्रेशर को निकालने के लिए कहीं ना कहीं पर भी वो वायलेंस से डर नहीं रहा। ये एक खतरनाक चीज है। 40-45 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर का आदमी तो थोड़ा भावनात्मक तरीके से अपने को कंट्रोल कर ले जाता है, लेकिन ये जो 40 से नीचे का जो तबका है वो इतना ज्यादा उसका दिमाग पॉइजन हो गया है मेन मीडिया चैनल की बहसों से और नेताओं के बयानों से, जहां पर केंद्रीय मंत्री तक कह देता है कि गोली मारो सालों को, जहां पे लोग बोल देते हैं कि कैमरा कहीं दिखाई देगा तो धुलाई कर देंगे, एमपीज बोल रहे हैं। ये भाषा जब सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते हैं तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि यूथ को एक बड़ी संख्या में एक गलत ढंग का मोटिवेशन मिलता है। करणी सेना का भी जो एपिसोड है, ये एपिसोड भावनात्मक तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इसमें 2-1 लड़कों की वो भी फोटोग्राफ्स आए हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, सच्चाई तो मैं नहीं जानता कि, लेकिन जो पकड़े गए लोग उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरीके का एक जो हजूम नया पैदा हो रहा है, यहां पर सही बात को या
आदर्शवादी बातों को बेवकूफाना मानना और हवा में नए मुद्दे निकाल के लोगों को भावनात्मक रूप से एक नया नैरेटिव तैयार करने की एक राजनीति चारों तरफ से चल रही है। ऐसे माहौल में बहुत ही गंभीरता के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी इसका विरोध कर रही है, उनको स्पष्ट रूप से बोलना भी पड़ेगा, सोचना समझना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि गलत को गलत कहना है, और संभवतः यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने इसका स्पष्ट रूप से कहीं से कोई वो बैकफुट पर नहीं है। समाजवादी पार्टी इसको मान के चल रही है कि हमें रामजी लाल सुमन जी पर हुआ हमला बिल्कुल गैर वाजिब, दलित विरोधी और हिंसात्मक था, हम इसका विरोध करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक यादव जी। आपने बताया कि जो भी जातिगत संगठन होते हैं तो उनके पास और कुछ तो होता नहीं है, जातियों को लेकर फिर वो निकल पड़ते हैं और उसी में गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं। यहाँ मेरा एक प्रश्न ये होता है कि अगर उनको जो राज्यसभा के सांसद है रामजी लाल सुमन जी के जो भी उन्होंने वक्तव्य किया उससे उन्हें परेशानी हुई, तकलीफ हुई, तो पुलिस के पास जा सकते थे, परंतु उन्होंने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर क्यों लिया? वो गाली गलौज कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और जेसीबी लेकर पहुंच गए, तो ये क्या दर्शाता है? इसके ऊपर आप डॉक्टर सुनील जी आप बताइए। वो तो पुलिस के पास जा सकते थे, एफआईआर लिखवा सकते थे, ऐसा क्यों किया? जी डॉक्टर सुनील जी जी। बहुत शुक्रिया रत्ना जी। असल में करणी सेना को कभी भी देश के कानून पर विश्वास नहीं रहा। यही काम आप अगर सोच लीजिए किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता तब क्या होता। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि करणी सेना ने कर दिया, लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई नाराज हो गए तो उन्होंने कर दिया। इसके पहले जो है हम लोगों ने बहुजन संवाद के ऊपर कार्यक्रम किया था, कुणाल कामरा को लेकर के कार्यक्रम किया था, हो गया, उनके साथ हो गया। लोग नाराज हो जाते हैं तो कर देते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि इस तरीके के संगठन प्रतिबंधित क्यों नहीं किए जाते, जिनका काम ही केवल तोड़फोड़ करना है, जिनका काम ही केवल हिंसा करना है, जिनका काम ही केवल नफरत और फैलाना और हिंसा करना है। ये मेरा पहली बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सब कुछ किया गया, आप जो है हम लोगों ने ये लिखा है दलित सपा सांसद के घर पे बुलडोजर से हमला, तो ये इशू तो मुख्य तौर पर ये है कि उन हमलावरों का क्या हुआ, उनकी गिरफ्तारी अब तक हुई या नहीं हुई, उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए या नहीं लिखे गए। बिना किसी पूर्व एफआईआर के सीधे पुलिस चली जाती है और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरे यहाँ पर भोपाल के अंदर एक पत्रकार को सीधे घर से लेकर के रात के 3 बजे चले गए, तो ऐसा पूरे देश के अंदर होता रहता है। लेकिन पुलिस को जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर नहीं करती है। कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा जो पुलिस दमन चल रहा है पंजाब में, उसके खिलाफ में ज्ञापन दे रहा है। इसका संबंध रामजी लाल जी की घटना से ये है कि भाई जहां पर पुलिस जो है वहां पर 13 महीने से धरना चल रहा था। अब 13 महीना से धरना चल रहा है, 7 राउंड केंद्रीय के 4-4 मंत्री बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर बुलडोजर चलाना, उन्हें ठोक पीट करके वहां पर जो है भगाने की क्या जरूरत थी। इसी तरीके से एसकेएम की भगवंत सिंह मान के साथ में बातचीत चल रही है, 3 घंटे बातचीत हो चुकी है, उसके बाद में फिर किसान नेताओं को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस अपने मैनुअल के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से कार्य करने को तैयार नहीं है। वो केवल पॉलिटिकल मास्टर्स के हिसाब से काम कर रही है। ये बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने की जरूरत है। ये जो पुलिस स्टेट बन गया है, वो पुलिस स्टेट इसलिए ही बना हुआ दिखलाई कि आप जहां पे पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए वहां पे करती नहीं है, और जहां नहीं करनी चाहिए मतलब जो ऑपोजिशन के लोग हैं केवल और केवल उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम वो करती है। तो एक तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से रामजी लाल सुमन जी के यहाँ पर जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। करणी सेना जैसे संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए।
अब सवाल ये है कि जो पूरे योगी की जो सरकार आई थी, वो तो इसीलिए आए थे ना, वो कह रहे थे कि भाई हम जो है कानून, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार देंगे। लेकिन अगर इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हो रहे हो, महिलाओं पे हो रहे हो, छोटे बच्चों के ऊपर हो रहे हो, आम नागरिकों पर हो रहे हो, और सबसे ज्यादा अकलियत के लोगों के ऊपर अगर हो रहे हो, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आता है? और अगर समझ में आता है तो मैं ये कहूंगा कि स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ में हम लोग तो किसानों के ऊपर जो है आपने दमन किया, पंजाब पुलिस ने किया, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किया, हम उसके खिलाफ में ज्ञापन हम दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये मामला समाजवादी पार्टी के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं, ये ठीक नहीं है। मामला पूरे के पूरे मतलब नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, मामला पूरा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ मामला है। मामला यह है कि इस देश के अंदर अगर मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज किया और लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक हमारा देश गुलाम हुआ रहा, तो वो क्यों गुलाम रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई जनता का तो रोल था नहीं, जैसा अभी बता दिया गया। जनता तो राजाओं के अधीन थी, उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था। तो अब मास्टर बदल गया तो जनता तो जो है वो तो खड़ी होने का सवाल नहीं था। राजे रजवाड़े जो थे उन्हीं ने मुगलों के साथ में समझौते किए, वो उन्होंने ही अंग्रेजों के साथ में समझौते किए। तो इसमें जो है हिंदू मुसलमान का तो मामला है नहीं, मामला सीधा सीधा सा ये है कि इस देश की जनता के साथ में गद्दारी करने का काम किया। अब इस शब्द से बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन ये शब्द जो है वो एक बार नहीं 1000 बार कहना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है उसको गुलाम बनाने के लिए ऐसे राजे रजवाड़ों की भूमिका रही। अब आप उन्हें वीरता का तमगा दे दो या आप उन्हें जाति का नेता बना दो, चाहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है इतिहास का कि हम सबसे लंबे समय तक हम गुलाम रहे हैं और राजाओं के समझौतों के चलते, राजाओं की जनता के साथ गद्दारी के चलते हम गुलाम रहे हैं। और उसके अंदर जाति व्यवस्था भी एक सवाल है, वो आज का विषय नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि भाई राजा को जो है कोई मतलब ही नहीं था, जनता को तो क्योंकि बाहर किया हुआ था। कुछ विशेष तबकों के ऊपर, समाज के कुछ समूहों के ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी। तो अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए और अगर वो पूरा का पूरा समाज उस समय का या उस समय का कोई राज्य अगर वो फिर गुलाम बना लिया गया मुगलों के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा, तो ये इसमें जाति का फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अब ये वाली बात आप सामने लेकर के आप आ रहे हैं कि भाई हम मतलब जिसे कहेंगे मारेंगे भी और आपको रोने भी नहीं देंगे, आप फैक्ट्स भी नहीं बोलने देंगे। तो और कायदे से तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, इतिहासकारों का ये काम है कि वो तथ्यों को सामने रखने का काम करे, नेताओं का काम नहीं है ना कि नेता इतिहासकार बन गए और इतिहासकार जो है वो डरे हुए हैं। इतिहासकारों को खुल करके आना चाहिए सामने और उन्हें बोलने का काम करना चाहिए, देश को तथ्यों से अवगत कराने का काम करना चाहिए। और इसके अंदर मेरा मूल बात यह है रत्ना जी कि ये डराने का मामला है, चाहे वो किसानों को डराने के लिए उनके ऊपर हमले होते हों, चाहे कुणाल कामरा को डराने के लिए होते हों, या क्योंकि सबसे वोकल सांसद हैं, ये बात मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं। मेरा जो है रामजी लाल सुमन जी का जो परफॉर्मेंस है, ऐसे ही नहीं उनको राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने भेज दिया, ऐसे ही नहीं उन्हें बार बार जो है केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है कि मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट जो है वक्ता हैं वो राज्यसभा के अंदर, जो अक्रॉस द पार्टी लाइंस जो है जिनका मान सम्मान पूरा का पूरा सदन करता है ना। और ये वाली बात ठीक कही है शशांक जी ने कि वो कभी हल्की फुल्की जो है टीका टिप्पणियां वो नहीं करते हैं। तो अगर कोई बात कही गई है, और मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं रामजी लाल सुमन जी को कि उन्होंने कहा कि इस जीवन में तो मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं, अगले जीवन का मुझे पता नहीं, अगले जीवन पे वो विश्वास भी नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और ये बात अगर मैंने लिख दी तो बहुत सारे लोगों को एकदम मिर्ची लग गई। मैंने कहा कि समाजवादियों की कोई परंपरा जो है माफी मांगने की नहीं रही है। माफी मांगने की परंपरा अंग्रेजों से माफी मांगी, संघियों ने मांगी, इंदिरा गांधी से माफी मांगी, संघियों ने मांगी, समाजवादियों का ये इतिहास नहीं रहा है।
तो जो लोग गलत फहमी में इसमें हैं कि रामजी लाल माफी मांग लेंगे, है ना, और हम जो है उनको अभयदान दे देंगे, तो रामजी लाल सुमन नंबर 1 समाजवादी हैं, नंबर 2 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और खांटी जो है वो नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो कोई फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस मुंबई के अंदर नहीं है कि उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, फाइनेंसर्स जो है, तो उन्हें कोई इस बात की चिंता नहीं है। उन्हें जो ठीक लगता है वो बराबर वो बोलने का काम करते हैं, आगे भी बोलेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है ना, कि पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। और असल में जो पीडीए है उसका टेस्ट भी यही है। पीडीए जो है वो नारों से नहीं चलेगा। पीडीए अगर चलेगा तो समाज के अंदर इस तरीके की जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है, आप उसके साथ में कितनी मुस्तैदी और ताकत के साथ खड़े होते हैं, इसी से पीडीए चलेगा। तो मुझे लगता है कि जो है मतलब एक किस्म का अवसर हम अपनी पीडीए के प्रति जो हमारी निष्ठा है और ईमानदारी है, और वास्तव में हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई चुनावी गणित लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में समाज के अंदर जो वंचित तबके के लोग रहे हैं, हम उन्हें एकजुट करने की बात कर रहे हैं। जिनकी बात डॉक्टर लोहिया ने कही थी, पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात कही थी, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जगाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी प्रोग्रेसिव लोगों को, सभी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को, सभी लोगों को एक साथ आकर के रामजी लाल का मसला नहीं है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पर हमला है, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर हमला है, और इसी तरीके से इससे निपटा जाना चाहिए, व्यक्ति के तौर पर नहीं। व्यक्ति अपने आप में भी रामजी लाल सुमन सक्षम है ना, ये भी बात लोगों को जानकारी में रहनी चाहिए। जो लोग उनके इलाके के अंदर उनकी राजनीति को जानते हैं, तो वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का महत्व नहीं है। यहाँ पर फासिस्ट ताकतें जिस तरीके से लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलना चाहती हैं, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी को नहीं बोलने देते, बाहर जो है पार्लियामेंट के अंदर ही तो जो है रामजी लाल सुमन ने बोला था। तो आप पार्लियामेंट के अंदर बोली हुई किसी बात के ऊपर तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता है ना, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस होता है, लेकिन आप उसके ऊपर भी दंगा फसाद आप कर रहे हो, तो मतलब ये है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन सुरक्षित नहीं है। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि सांसदों को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइंस, क्योंकि आज नंबर आया है रामजी लाल सुमन का, कल कोई भी दूसरा सांसद ऐसी बात अगर बोलेगा तो उसका नंबर भी आ सकता है। तो इस बात का ख्याल सभी सांसदों को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाई समय देने के लिए। अब मैं यहाँ सुशीला ताई मोराडे जी के जो जीवन साथी थे, जो उनके हस्बैंड थे, उनका देहांत हुआ है बीड के अंदर महाराष्ट्र में, मैं वहां पर आया हुआ हूँ, एक कार्यक्रम में मैं हूँ, इसलिए जो आपने समय पहले दे दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। आपने शुरुआती बात में ये कहा था कि करणी सेना को किसी तरह के कानून पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वे हमेशा कानून अपने हाथ में लिया करते हैं। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जैसे करणी सेना है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, जिनका काम ही दंगा फसाद करना है, तो ऐसी संस्थाओं को बैन करना चाहिए। मैं आपकी इस बात को बहुत ज्यादा समर्थन दे रही हूँ, और समर्थन के साथ ही अब आगे हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे चाहूंगी कि वे अपनी टिप्पणी दीजिए और देंगे कि दलित सांसद के घर में बुलडोजर, अब बुलडोजर लेके भी हमला करें। अभी तक तो प्रशासन ही बुलडोजर चलाया करती थी, अब पता चल रहा है गुंडे लोग भी निकल पड़े हैं बुलडोजर लेके। तो आपकी इस बारे में क्या टिप्पणी है, आप बताइएगा, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये विषय तो बड़ा गंभीर है, इसमें पूरी पूरी राजसत्ता जुड़ी हुई है, सत्ता का दर्शन जुड़ा हुआ है, और जो रोज लोग राजसत्ता में बैठे हुए हैं उनकी वैचारिकी क्या है, उनका दर्शन क्या है, ये सब उस पर जुड़ा हुआ है। सत्ता का अपना चरित्र होता है, सत्ता जातिगत और ये सब नहीं, ये तो सब रणनीति होती है कि अपना उस समय की, जिस समय का बाल की खाल लोग निकाल रहे हैं उसमें राजतंत्र था। राजतंत्र में जनता और राजा के बीच कौन सा संबंध होता था? आप अपने आप को कि हमारा ठाकुर राजा है, हमारा बाभन राजा है, अरे राजा राजा होता था और उसके नीचे सब के सब लोग उसके पांव की जूती हुआ करते थे, वो राजतंत्र हुआ करता था। और उसका दम तुम आज की तारीख में भी, हमारे दद्दा घी खाए थे, हमारा गट्टा सूंघो, हमारे यहाँ एक कहावती है
तो ये सब तुम दम किस बल पे पाल रहे हो, क्या कर रहे हो? और वो सब चीज चली गई। राज सत्ता का अपना चरित्र था, अपनी उसकी रणनीति थी, अपने तरीके के झगड़े थे, अपना तरीके का वो लोग किया करते थे। अब उसको लेकर के आज तो आप जनतंत्र में जी रहे हो। आज हमारा संविधान सर्वोपरि है और हमारा कानून का शासन है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस संविधान की ताकत को भी, इस कानून के शासन को भी राज सत्ता में बैठे लोग नहीं मानते हैं या उसको नहीं जानते हैं या न मानने न जानने की कोशिश करते हैं। दिक्कत वही होती है। आज की तारीख में भी दिक्कत वही है। राज सत्ता में, जनतंत्र में जो भी आदमी सत्ता में बैठा है, पहली बात कि उसको जिस किताब से, जिस संहिता से शासन चल रहा है उसकी जानकारी उसे है कि नहीं है। ये मठ मंदिर में बैठने वाले लोग संविधान को क्या जाने, उसकी ताकत को क्या जानेगी? उनके लिए जहां है वहां। लेकिन अब इसके लिए जनतंत्र में तो जनता भी इसके लिए अपना कभी कभी दोषी है कि जनता भावातिरेक में इस तरीके की हरकत कर देती है कि ऐसे लोगों को ला करके सामने बैठा देती है। घंटा बजाने वाला सत्ता में मैं अपना बैठ के घंटा बजाएगा तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? पुलिस प्रशासन, जाहिर सी बात है, जब तुम न्याय की पद्धति को नहीं मानोगे, बुलडोजर न्याय को आगे कर दोगे, बुलडोजर लेकर के हर जगह पहुंच जाओगे, तो जनता तो तुम डाल डाल हम पात पात। जनता को तो जरा सा खाली मौका मिलना चाहिए। तो जनता देख रही है कि जब हमारा जो ये सत्ता प्रमुख है, जब वही कानून को नहीं मान रहा है, तो हम भी अगर नहीं कानून को मानेंगे तो वो तो हमारा अपना बगलगीर है, वो तो हमारा दोस्त है, वो तो हमारा आका हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है। और इस तरीके की हरकत बुलडोजर लेकर के ये प्रदर्शनकारी अपना किसी सांसद के घर पहुंच जाएं, यह तो हमारे अंदाज से इतिहास की सबसे बीभत्स घटना है। यह बीभत्स घटना शायद वैसी ही है कि एक सांसद चीखता चिल्लाता रहा कि हमारा घर जलाया जा रहा है, हमको टायर से बांध करके जलाया जा रहा है, और सत्ता खामोश बैठी रही। और वो सांसद सीधा फोन करता है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री का आवाज आता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो इस तरीके की बात करने वाले लोग ही इस तरीके का सत्ता संचालन ये करने वाले लोगों से इससे ज्यादा हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं, या इससे कम हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि सेना जनतंत्र में किसी को भी सेना रखने का अधिकार है। आज की तारीख में सेना बनने का अधिकार है। आज की तारीख में चाहे करणी सेना हो या सेना नाम से तो आपके यहाँ जो राजनीतिक दल बन जा रहे हैं, और वो राजनीतिक दल में भी स्थिति ये है कि अगर उसमें कहीं कोई आदमी अगर सच्ची बात कह देता है तो उसको मिर्ची लग जाती है, तो अपनी मिर्ची ट्रांसफर कर देता है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो यह तरीके का इन सारी चीजों पर जो वैधानिकता है, जिसको हमारा संविधान, जिस विधि विधान से हमारा देश, हमारा शासन चलना है, अगर उसको जो लोग नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर एक्शन क्या होता है? उनके ऊपर एक्शन ये होता है कि अपनी न्यायपालिका भी खामोश हो जाती है। न्यायपालिका खामोश नहीं होगी तो क्या करेगी? इतना गट्ठर का जो नोट उनके पास से आता है वो कहां से आ रहा है? जाहिर सी बात है उनके पास भी यह धन वहीं से आता है जहां से उनको कहा जाता है कि चुपचाप रहो, जो हम कर रहे हैं, हमारा बुलडोजर न्याय चल रहा है तो हमारा न्याय चलने दो, अब तुम भी देखो, और नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुलडोजर न्याय हो जाएगा। फल ये है कि आज की तारीख में इससे विभत्स बात क्या हो सकती है? तो इस घटना में तो सीधा यह कहा जाएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं। ये सेना उन्हीं की सेना है, या उस सेना की मानसिकता वाले जितने भी लोग हों, चाहे जो पार्टी हो। चुनाव के समय में तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है अगर करणी सेना अगर हमें वो सपोर्ट कर रही है तो हम तो पलक पावड़ी बिछा करके हम उसका स्वागत करने लगते हैं। तो एक चीज यह भी है, सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग, राजनीति सही माने में राजनीति करने वाले लोगों को इन सारी चीजों से बचना चाहिए, इन सारी चीजों को देखना चाहिए, और ऐसे तत्वों का कहीं पर भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।
जाति के आधार पर अगर कोई सेना बना ले, जाति के आधार पर अपना राजनीति होता है, उसकी और रणनीति होती है कि हम तो कैसे किसको क्या मोबिलाइज करेंगे। लेकिन अगर ये चीजें हावी होने लगती हैं, जाति हावी होने लगती है, जाति सेना का रूप लेकर के हावी होने लगती है, तो यह जनतंत्र को एक कलंकित करने वाली घटना है। और निश्चित रूप से सदन चल रहा है इस समय, सदन के हमारे सांसद की स्थिति यह है कि जो बात कही गई सदन में, उसको लेकर के सड़क पर इस तरीके से संघर्ष हो रहा है, और हमारा मुख्यमंत्री, हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व खामोश आज की तारीख में बैठा है। तो देखो, एक्शन तो सीधा सबसे पहले तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कौन करेगा? जो लोग जिनका कोई राजधर्म ही नहीं है, उनका राजधर्म यही है कि हम किस तरीके से दमन करें लोगों का, दलितों का दमन करें और लोगों का दमन करें। और जैसे भी हो, हम अपने केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों को किस स्तर तक की छूट दी गई है? उस स्तर तक की छूट के वो पीछे क्या है? जब उनको चुनौती दी जाती है कि आपके सामने चुनौती है अपना चुनाव जीतने की, तो एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष के लोग उभार करके उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है। क्या हमारे दिल्ली सरकार को नहीं मालूम है यह बात? और जिस समय यह घटना हो रही है, उसके 1 किलोमीटर के अपना दायरे पर हमारा मुख्यमंत्री वहां पर वो प्रवचन कर रहा है, उसको नहीं जानकारी है। अगर उसको नहीं जानकारी है तो भी शर्मनाक है, उसको तत्काल इस्तीफा उससे लेना चाहिए। और अगर है जानकारी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, वैधानिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, नैतिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जनता का जो दबाव होता है, जनता को भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। निश्चित रूप से राजनीतिक दल के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड लिया, तो समाजवादी पार्टी के तो हमारे सांसद है, हमारे नेता हैं, हमारे तो, लेकिन सबको, जितने भी लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति के ये सुस्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है बाकी इस पर आगे निकल करके इस पर अपना एक्शन लें। और अपना जी डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। अब डॉक्टर सुनीलम जी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात जी डॉक्टर सुनीलम जी। बस मैं केवल ये जोड़ना चाहता हूं कि असल में सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। सदन के अंदर जो जिम्मेदारी है सदस्यों को संरक्षण देने की और असल में सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की, तो वो जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, और ये राज्यसभा में है तो सभापति की है। तो ये एक तरीके से जो फेल्योर है, वो फेल्योर केवल उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, केवल इतना मामला नहीं है, हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था भी फेल होती हुई दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। कायदे से तो होना ये चाहिए था, और ये होता रहा है, अक्रॉस द पार्टी लाइन्स होता रहा है कि अगर किसी विधायक के साथ में, सांसद के साथ में अगर कुछ हो जाता है इस तरीके की घटना, तो स्पीकर खुद वहां पर जाता है, खुद वहां पर जो है उसका पूरी जानकारी लेकर के फिर आवश्यक निर्देश देता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर अधिकारियों को तलब करने का काम किया गया है। लेकिन जो है इससे साफ एकदम है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, मतलब संसदीय व्यवस्था के अंदर लोगों का विश्वास मतलब ये एक तरीके से हटाने का भी एक ये तरीका है। और इसीलिए जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं आज भी कि फासिज्म आया है या नहीं आया देश में, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, और क्या चाहते हो आप? फासिज्म का मतलब यही होता है कि गुंडे आएंगे, सरकार के संरक्षण के अंदर वो काम करेंगे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हिटलर की फौजें ऐसे ही, मतलब जो उनके अपने लोग थे वो ऐसे ही विपक्ष के साथ किया करते थे, वही इस समय देश के अंदर चल रहा है। तो फासिज्म आ चुका है, और इन फासिस्ट ताकतों का मुकाबला जो है पार्टी कितना कर पाएंगी, वो तो मेरे को उसकी सीमा हम लोग सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जनता को ही इसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब जातिगत मामला आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, और जनता जो है वो उसी लाइन के ऊपर बढ़ जाती है। तो ये मसला जो है ये संवैधानिक मसला है, उसके ब्रेकडाउन का मसला है, और ये संसदीय व्यवस्था के जो है ब्रेकडाउन का मसला है,
और इसी परिप्रेक्ष्य में लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, जिसके अंदर आम तौर पर लोगों को आदत नहीं है। केवल एक ही बार ऐसा हुआ जब लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ में देश में, वो भी नॉर्थ इंडिया के अंदर, लोगों ने वोट करने का काम किया स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज से आजादी के 76 वर्षों के अंदर इतना बड़ा रिप्रेशन, मतलब स्टेट रिप्रेशन अलग अलग तरीके से जो है वो कभी हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसको इशू बनाने का काम करना चाहिए। बनस्बत ये कि भाई दलित सांसद है, बनस्बत ये कि हमारी पार्टी के आदमी है, बनस्बत ये कि वो समाजवादी हैं। मुख्य बात ये है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करने की बजाय खड़े होकर के उनका इंतजाम करवा रहा है, उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत सुनील जी, धन्यवाद आपने डॉक्टर कहा, सुनील। आपने कॉर्पोरेशन की बात आप कर रहे हैं, और अभी तत्काल की बात है कि हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय मर्यादा पर टिप्पणी कर रहे थे, मर्यादा सिखा रहे थे। राहुल गांधी एक सांसद का अगर हाथ पकड़ लेता है, वो सांसद उसकी बहन है, उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसके गाल को टच कर देता है, तो बहुत बड़ा हंगामा कर देता है, सदन में कितना बड़ा तूफान हो गया। और यही आपके अध्यक्ष जी हैं कि दानिश को किस तरीके से अपमानित किया गया, कौन कौन सा शब्द बोला गया, उसके ऊपर इनका जुबान तक नहीं खुलता है। तो आप किससे संरक्षण की बात की आप उम्मीद करते हैं? तो देखिए, सच बात यह है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया सब खत्म हो चुकी है। अब सीधे सीधे फासिस्ट तानाशाही आ चुकी है, और आने वाला वह दिन भी बहुत निकट में देख रहा हूं कि हिटलर जैसे सदन में आग लगा करके और कम्युनिस्टों के ऊपर पूरा आरोप मढ़ दिया और लाद दिया अपना तानाशाही प्रक्रिया। तो वह दिन भी बहुत दूर नहीं है, जबकि हम सारे लोगों को ऐसी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि भाई बहन के रिश्ते को भी एक सांसद के आपसी रिश्तों में भी अगर मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाए कि आपने कैसे उसका हाथ टच कर दिया, आपने कैसे उसका वो कर दिया, तो ये तो देखिए अभी तो लंबी बात है, इस पर क्या होगा, कैसे होगा। जी जी, अभी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश जी और डॉक्टर सुनीलम जी। इस बात चर्चा में एडवोकेट आराधना जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि इसके अंदर जो युवा थे, जो नौजवान लोग थे जिन्होंने ये हमला किया, वो कहीं ना कहीं तो मतलब सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। अब उनका भविष्य तो खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे युवाओं का उपयोग किया जा रहा है और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह से आगे चलना चाहिए, युवाओं को किस तरीके से सजग करना चाहिए? अगर शशांक यादव जी इस बारे में कुछ बता सके तो आप बताइए कि युवाओं को किस तरीके से इन सब बातों से बाहर लाना चाहिए। जी शशांक जी। मैंने पहले भी कहा था और हमेशा लगातार मैं कह रहा हूं कि युवाओं के अंदर आज की तारीख में जो 25-26 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने 8-10 साल इस मोदी सरकार को देख लिया है, वो काम करने को वो लोग तैयार हैं। और ये एक अगर 95 साल 100 साल ये हिंदुत्व की राजनीति कर सकते हैं सीखने के लिए, तो हम खाली जनता के सहारे कि साहब जनता में गुस्सा आएगा और फासिस्टों से वो लड़ने लगेगी। याद रखिए कि फासिस्टों से लड़ाई हमेशा योजनाबद्ध तरीके से हुई है, हमेशा कैडर बना के हुई है, हमेशा पूरा एक रणनीति बना के हुई है। भीड़ कभी भी सत्ता से मुकाबला नहीं कर पाई है आज तक, जब तक भीड़ का एक मस्तिष्क नहीं होता है। तो इन युवाओं को बाकायदा जो हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो दलित चिंतन का इतिहास है, सामाजिक न्याय का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ये तीनों ही इतिहास, दलित चिंतन का इतिहास, सामाजिक न्याय का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, वो सीधे सीधे फासिस्टों के पेट में भाले की तरीके से चुभते हैं। लेकिन हम अपने युवाओं को इससे अभी जो है पूरी तरीके से इससे परिचित नहीं करा पा रहे हैं। सड़क पर भी लड़ाई चलेगी, कैंपेनिंग भी चलेगी और एजुकेशन भी चलेगी। एक लंबी मुहिम है, ये छोटे मोटे कालखंड की बात नहीं है। चुनाव में जनता आ गया अलग बात है, लेकिन एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। यही मुझे कहना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।